नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आइए आज के आपके सवाल गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम में आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री रुपेश जैन उपस्थित हुए हैं। आइए प्रशासनिक अधिकारी रुपेश जैन जी का हम लोग समाज के वरिष्ठ महानुभावों स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तिलक करके, पटका पहना करके और सवाल द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। आइए महेंद्र जी आदि अधिकारी, आदित्य जी। हाँ, जैन समाज के वरिष्ठ महेंद्र, करतल ध्वनि से आप लोग ऐसे अधिकारियों का स्वागत कीजिए निरंतर करतल ध्वनि से। ये एक मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म एक ग्रंथ है। एक मिनट। हाँ, इस ग्रंथ की रचना जो हमारा चातुर्मास 2012 में राजस्थान में हुआ था, बांसवाड़ा जिले में। उस समय कुछ प्रवचन दिए थे और वहाँ लोगों ने कहा महाराज ये उपयोगी प्रवचन है, आप इसको प्रकाशित कराइए। तो उनको लेकर कुछ आलेख थे, उनको लेकर फिर वो बढ़ते बढ़ते एक ग्रंथ का रूप बन गया है जिसका नाम है मानवाधिकार, कर्तव्य और जैन धर्म। एक ऐसी धरोहर है आज के युग में कि इसमें हमारे जैन धर्म का इतिहास जो विलुप्त हो रहा है वह भी है, और जैन कानून, जैन लॉ क्या है, हम हिंदू में क्यों गर्वित हो गए, इसका इतिहास इसमें लिखा गया है। कि जब अंग्रेज भारत देश में आए तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी समाज है, पढ़ी लिखी सब है, इनके पास साहित्य भी बहुत अच्छा है और इनके संस्कृति संस्कार भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा आप अपना जो संविधान है जैन धर्म का वो हमारे लिए पेश करो। तो हमारे जैन लोगों ने मना कर दिया, शांति सागर जी महाराज ने भी मना कर दिया, फिर जो हमारे शांतिलाल जी, शांति कुमार जी जो दिल्ली वाले थे, शांति प्रसाद जी, हाँ, उन्होंने भी मना कर दिया। सर सेठ हुकमचंद जी ने भी मना कर दिया, उसके पहले भी लोगों ने मना किया। तो उन्होंने उठा करके सीधा हिंदू के साथ में जैनों को ऐड कर दिया कि इनके पास कुछ नहीं है। जैनियों ने एक हाथ पान खाओगे, शराब पियोगे, पैरों पर डालोगे, हमारे ग्रंथ का अपमान होगा, इसलिए हम नहीं देते। तो ये सारी बातें इस ग्रंथ में समाहित की गई हैं। और एकलव्य यूनिवर्सिटी जो दमोह में है, हमारे माननीय मंत्री मलैया जी, उनके द्वारा वह संरक्षण में संचालित है और कुलाधिपति उनके बेटे हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में इसको कोर्स में ऐड किया है। हम चाहते हैं हमारे रुपेश जी जो एसडीएम यहाँ आज उपस्थित हैं, पदस्थ हैं, इन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे आज भगवान आदिनाथ स्वामी के जन्म और तप कल्याणक पर आप आए हैं, मैं कहूँगा इसका अध्ययन आप जरूर करेंगे। दूसरा, जो हमारे प्रवचन का छोटे छोटे अंश होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, ये अतीत के पन्ने, और कई लोगों की धारणा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, कोई एनिमल प्रोडक्शन है इसलिए मांसाहार है। इसको हमने कहा नहीं, ये मांसाहार नहीं, ये रसाहार है। ये प्रूव करके हमने सारे वैज्ञानिक तर्क और जैन आगम के जो प्रमाण हैं उनको देकर, और दही जो हम खाते हैं वो एंजाइम से बनता है ना कि बैक्टीरिया से, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, उस पर भी ये लिखा था। और ये रात्रि भोजन के वैज्ञानिक तथ्य आप जरूर पढ़ेंगे, मेरा आशीर्वाद। चलिए अब हम कहेंगे रुपेश जी से कि ये जो बच्चे भले 4-5 हैं,
इनमें एक भी सिलेक्ट हो गया तो आप जानते हैं कि वो प्रथम नागरिक जिले का होता है। हम एक व्यक्ति को नहीं, पूरे जिले के जो 15-17 लाख लोग होते एक जिले में, उसके एक मॉनिटर को तैयार कर रहे हैं, एक मार्गदर्शक को तैयार कर रहे हैं। तो आप इनको कुछ कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशन को लेकर के, आपके पास अनुभव है और आपने कई बच्चों को ये संस्कार दिए हैं। तो आज मैं कहूँगा, यहाँ छोटी छोटी बेटियाँ बैठी हैं, कुछ बालक और थे, लेकिन आज वो जो यात्रा आ रही है आरती की, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुए हैं। चलिए, हमारे यहाँ जो आए हुए हैं हमारे श्री अरविंद जी रावत हैं, अरविंद जी रावत, सम्मान करिए हमारे एसडीएम साहब का। हाँ, ये रावत जी हैं, जब हमने प्रवेश किया था, जैन धर्म पर पूरी आस्था रखे हुए हैं और इनका भी समाज के लोग यथायोग्य रावत जी का भी जो बनता है वो करें। हाँ, ऐसा करना चाहिए। चलिए, हो गया। नहीं, वो तो अलग है, 3 है। इसको काय में लगाना? उनको दो ना, पट्टे कहाँ हैं? रुपेश जी को। आप सब लोग बैठे हो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। बतलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम समय में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप अपना जो उद्देश्य बना रहे हैं, सबसे पहले तो उस पर अडिग रहें। अपने उद्देश्य को फिक्स करें कि यही मेरा उद्देश्य है। पल पल बदलना नहीं चाहिए। किसी दूसरे को देखा और उद्देश्य परिवर्तित कर लिया, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे असफल होने की। तो उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित करना है। आचार्य श्री ने मुझसे कहा था कि जीवन तुम्हें मिला है, उद्देश्य मैं बताऊं, है ना। तो जीवन अगर हमें मिला है तो उद्देश्य भी हमें ही निर्धारित करना है। और जैसे ही हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि मुझे यह बनना है, तो दूसरा प्रश्न है कैसे बनना है, उसका मार्ग क्या है, मार्ग पता करना है। मार्ग पता किया, कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, जो भी एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम पहले से होते आ रहे हैं, उनके पुराने प्रश्न पत्रों को देखना है ना। पुराने प्रश्न पत्र देखना है। फिर उन प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आ रहे हैं मुझे किताबों में कहाँ मिल रहे हैं। मैं बहुत सारी किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो प्रश्न उन किताबों में अगर उठाए नहीं जा रहे तो वो पुस्तकें हमारे काम की नहीं है। जो पुस्तक उन प्रश्नों को उनका हल दे रही है वो पुस्तक हमारे काम की है। तो पुस्तकों का निर्धारण हो गया। जो भी एग्ज़ाम आजकल हम दे रहे हैं वो पल प्रतिपल बदलते चले जा रहे हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है। इसमें करंट आ रहा है। करंट आ रहा है। इसमें करंट आ रहा है। सुनो, ये बदल के दे दो ना। इस पर रुमाल लगा दो, या कोई पाटा वगैरह हो वो दे दो, उस पर खड़े हो पाटा जाएंगे। पाटा रख दीजिए, पाटे पे खड़े। अर्थिंग मिल रही है। रुमाल लगा दो, रुमाल इस पर रुमाल लगा दो, रुमाल नहीं, वो पहले पाटा लेके आओ ना, वो पाटा। हाँ, अब सही है। हाँ, सुनिए, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ रही है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हुआ है।
और इस माइक को भी थोड़ा चेंज कर लें यदि बन सके, और एक पार्टी पर आप खड़े कर दें, जिससे कि वो वाला पाटा निकाल के दीजिए, जिससे कि किसी प्रकार से करंट की समस्या ना आए, और इससे बहुत अच्छा अपना होगा ये। तो हमने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया, उसको प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो देख लिए, उनको उस मार्ग में जो चीज़ आ रही हैं उनका एनालिसिस कर लिया। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है वो हमारे पास में है, उस सिलेबस से जुड़ी हुई पुस्तकें हमारे पास में है। अब हमें बार बार पढ़ना है। चेंज कर दो ना। एक बार पढ़ेंगे, बहुत तेजी से पढ़ेंगे, सभी पे है, सभी पे है। चलिए कहीं, हाँ, अर्थिंग कहीं ना आज क्यों ऐसा हो गया, अर्थिंग गड़बड़ है। चलिए करंट के कारण। हाँ बोलो। अब सही हो गया। पुस्तकों को जो हमें पढ़ना है, पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो एक केवल आउटलाइन हमें मिलती है, हमें ये पता चल जाता है कि उस पुस्तक में हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या क्या है, और हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई हैं, वो मुझे दूसरे पुस्तक में ढूंढनी है। पहली बार पढ़ लिया, एक अंदाज हो गया कि क्या क्या है। दूसरी बार जब पढ़ने बैठे तो पुराने क्वेश्चन पेपर हमारे सामने हों, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पेपर भी हमें पढ़ने के बाद तुरंत देखने हैं। फिर हमने जो पढ़ा है उस पढ़ने के आधार पर क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, यदि नहीं हल कर पा रहे हैं दोबारा फिर पढ़ना है, दोबारा फिर पढ़ना है, और तब तक पढ़ना है जब तक उन प्रश्नों के उत्तर हम अच्छे से ना दे पाए। तो इस तरह से बहुत सारी पुस्तकों के पीछे ना पढ़ करके हम किसी ना किसी एक बुक को टेक्स्ट बुक बनाएं और उस टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ें। केवल उन टॉपिक के लिए हम दूसरे बुक को रेफ़र करें जो इस पुस्तक में नहीं है। सभी पुस्तकों को हमें टेक्स्ट बुक के समान नहीं पढ़ना है। एक बुक हमारी स्थायी बुक हो जाए और बाकी सारी जितने भी बुक लोग कहें कि ये भी पढ़ें ये भी पढ़ें, वो सारी की सारी रेफरेंस बुक होना चाहिए। हमारे दिमाग में पिक्चर मेमोरी जो बनती है वो लंबे समय तक काम आती है। हम एक किताब अगर बार बार पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी किताब हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में बन जाएगी और वर्षों याद रहेगी। लोक प्रशासन की एक बुक है अवस्थी महेश्वरी, मुझे उसे पढ़े हुए लगभग 26 साल तो हो गए, परंतु आज भी अगर उससे संबंधित कोई टॉपिक मुझसे पूछता है तो वो किताब मेरे सामने खुल जाती है। मुझे आज भी याद है, भले ही मैंने उसे 25 साल से छुआ नहीं है। तो आपकी तैयारी, कोई आपको पूरी तरह टेक्स्ट बुक पढ़ा करके आपकी तैयारी नहीं करा सकता है। जितनी भी कोचिंग क्लास होती है वो आपको केवल टॉप अप करती है। आपको पूरी चीज़ें मालूम है, उसमें से ये मालूम है कि मेरे कुछ टॉपिक हैं जो वीक हैं, कुछ टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। जो वीक टॉपिक हैं उनमें केवल कोचिंग, उसमें केवल एडवाइस की ज़रूरत है, सारे के सारे में एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब तक आप अपने आप के लिए एक 75% के स्तर पर तैयार नहीं कर लेते हो तब तक आपको कोचिंग क्लासेस भी काम नहीं आती है। तो कोचिंग क्लास आपका टॉप अप वाउचर है। आप अपनी समस्याओं को लिख लें और जाएं और फटाफट कम समय में उनसे वो चीज़ें लेकर के आ जाएं। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बतलाया है वो केवल पीएससी या यूपीएससी के लिए नहीं है, आप तो जो लक्ष्य बनाएंगे सभी के लिए लागू होगा। इसमें अब आपके अगर कोई प्रश्न तो आप कर सकते हैं। मेरी बात में यही समाप्त करता हूं। आप लोगों को प्रश्न करना हो, हाँ चलिए
बोला बेटा, खड़े हो। देखिए, आशंका समाधान के बीच में हमारे बीच जो रूपेश जी एसडीएम स्थानीय यहाँ के हैं, आप वहीं खड़े होकर प्रश्न करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार से आपको बाधा ना आए। एक दूसरा माइक उनको दे दें और करिए। चलिए प्रश्न। तैयारी को करने में बहुत टाइम लगता है, तो जो पूरे दिन का समय होता है हम निरंतर नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती उसके लिए, और हम उसको इंटरेस्टिंग भी पढ़ाई को नहीं बना पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बनाते रहे, कि हमको बोरिंग ना लगे, कि हम निरंतर कॉन्स्टेंटली उसको करते ही रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए। देखो, मैंने अभी आपको बतलाया कि एक बार मैंने पढ़ लिया, एक पिक्चर मेरे दिमाग में बन गई। अब मुझे जो पढ़ना है वो पीछे आगे आगे पीछे, मतलब वो जो प्रश्न पत्र हैं वो हमारे लिए फिर से पढ़ने का आधार बनाएंगे। जैसे ही हम प्रश्न पत्र का एक प्रश्न किताब में खोज लेते हैं कि ये प्रश्न पत्र में किताब से हूबहू आया है, फिर हमारा एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता पढ़ने के प्रति। ठीक है, फिर हमें लगने लगता है कि हम लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं। हमें ये चीज़ें पता चल गई कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। जब तक इस तरह का इंटरेस्ट हम अपने मन में नहीं क्रिएट करेंगे, हम नई नई चीज़ें किताब में सर्च नहीं कर पाएंगे। हम एक मोनोटोनस वे में उस किताब को पढ़ते जाएंगे। तो मोनोटोनस नहीं, मुझे उस किताब को उन प्रश्नों से कोरिलेट करके आगे बढ़ना है। वो प्रश्न मुझे बूस्ट करेंगे पढ़ने के लिए, है ना। वो जो संतुष्टि का भाव आता है कि मेरी पढ़ाई से मैं इस चीज़ को क्रैक कर लिया मैंने, वो अपने आप मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना अपने मन में, उसको बोरिंग का भाव नहीं क्रिएट करना। हम केवल उसको पढ़ते जाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसको कहीं दूसरे जगह से कोरिलेट नहीं करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमें वो जो हमारा टारगेट लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, उन क्वेश्चन पेपर में ढूंढना है मुझे, है ना। तो ये सब चीज़ आपके साथ हमेशा साथ में होना चाहिए। बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि आप सिलेबस को याद करो, परीक्षा जो परीक्षा आपको देनी है उस सिलेबस को याद करो। मैं कहता हूँ वो सिलेबस अपने आप याद हो जाएगा जैसे जैसे उसके टॉपिक आपको कंठस्थ होते चले जाएंगे, अपने आप याद हो जाए। हमें इस भावना से पढ़ना, सिलेबस नहीं याद करना। मैंने पहला टॉपिक पढ़ा, जब तक वो टॉपिक मैंने पूरे टॉपिक पढ़ लिए, अब मैंने रिवीजन करना चालू किया। पहला टॉपिक तब तक पढ़ा कि जब तक मुझे ये ना लगने लगे कि अब इससे जो भी प्रश्न आएगा सब बन जाएगा। हाँ, है ना। उस टॉपिक के सारे प्रस्तावना, प्रादुर्भाव, उसके संबंध में विभिन्न लोगों के मत, एक मत से दूसरे मत का कैसे उत्पन्न हुआ और फिर उससे ये स्थायी रूप से अध्याय के रूप में कैसे आया या एक विषय के रूप में कैसे स्थापित हुआ। जब ये चीज़ें आपको क्रम से याद हो जाती हैं तो आप अपने आप में पीएचडी ले लिए होते हैं, आप एक किताब लिखने की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब आप किसी भी प्रश्न को उन सारे तथ्यों से कोरिलेट करके सही उत्तर निकालने के अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर वो आपको सब्जेक्ट के उस अध्याय के सारे टॉपिक याद हो जाते हैं। इस स्थिति में लाना आपको, सिलेबस को याद नहीं करना है, सिलेबस याद हो जाए ऐसा करना है। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, जल्दी करिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, चलो खड़ी हूँ सेजल। जैसे काफी बार एग्जाम दे चुके होते हैं तो हम फेलियर देखते देखते डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मोटिवेट कैसे होंगे वापस वो एग्जाम दे सकते हैं? हम घबरा इसलिए जाते हैं कि हम अपने आप को दूसरे से तुलना करने लगते हैं। जब तक हम दूसरे से तुलना नहीं करते हैं, उसकी सफलता असफलता से तुलना नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं घबराते। हमें कंपटीशन हमसे ही है ना, किसी दूसरे से नहीं है। मुझे मैं ही सबसे अच्छी तरह से जान सकता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी प्लस पॉइंट क्या है और मेरे माइनस पॉइंट क्या है ना। उस माइनस जो घबराहट, जो माइनस पॉइंट मेरे मन में घबराहट लेके आया है, उसी पे मेरे को काबू करना है, उस पर चलना।
मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लोगों से, मैं जब भी डिसमोटिवेट होता हूँ लोगों से होता हूँ, ठीक है। लोगों पे ध्यान नहीं देना है ना, लोगों पे उस बात पे ध्यान दो कि उनकी कमियां क्या थी, उन कमियों को मैं कैसे दूर करूं, मेरे अंदर वो कमियां हैं तो मैं कैसे दूर करूं। मतलब मुझे अपने पे आत्म केंद्रित करना है, मुझे मेरी कमियां निकालना है, तब घबराहट नहीं होगी, है ना। मैं जब तैयारी करने गया तो मैं 4 साल पढ़ाई छोड़ चुका था। संस्थान में जब गया तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं आता है उसको मैंने पकड़ा और जो जो मुझे चाहिए है वो मैंने खुद ढूंढा और पढ़ाई की उसकी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मुझे जनरल स्टडी का कुछ भी नहीं आता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपने पर पूरा ध्यान लगाना है, दूसरों पर नहीं लगाना है, ठीक है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आशीर्वाद सब लोग। हाँ आपको कुछ, हाँ हाँ आइए बोलिए। हाँ हाँ, कुछ और एक बिटिया और को एक प्रश्न कर रही है, आप आके खड़े होइए। हाँ उससे ये हमेशा रहेगा, ठीक है। इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मन है, मन हमेशा डोलता रहेगा इधर उधर, ठीक है। बाद में लक्ष्य को याद करो फिर लग जाओ, ठीक। हाँ बहुत अच्छा, सब लोग ताली बजा करके सम्मान करिए। देखो ऐसे आप लोगों का पुण्य लगता है। हमारा एक शरद बेटा और बैठा है जो कि यूट्यूब चैनल का काम भी कर रहा है, ये भी पढ़ रहा है, उसको भी कुछ प्रश्न करना है, वो बार बार हाथ उठा रहा है। ये भी सागर साहेबपुर जो है ना, गणेशगंज साहेबपुर, तुम्हारे रहली के पास का जैन साहब, वहीं का ये बालक है। और ये यहाँ पर ये संचालन इसका निर्भय वाणी का यही करता, बहुत एक्टिव है। तो आइए बोलो क्या कहना है। बार-बार डिमोटिवेट होते हैं तो हमें मोटिवेट कैसे करें? तुम गुरुजी के सानिध्य में हो भाई, तुम्हें तो मोटिवेशन हमेशा मिलते रहता है ना। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहना है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।